Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड की कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी भाई नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हम करेंगे भाई एमसीक्यूज। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने कर लिए थे, और जैसा कि हमेशा की तरह हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, फॉलो वन बाय वन चीज करते हैं हम। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। भाई एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चन उठाए, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि एक एक लाइन मैंने पढ़ाई है, समझाई है, तो क्वेश्चन भी भाई इंपॉर्टेंट वहां से उठाए जाएंगे। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, जिसने क्लासेस अटेंड नहीं करी, डायरेक्टली एमसीक्यूज में आया है, वो तो ठीक है, मैं तो एक्सप्लेन करूंगी, बट आधा अधूरा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर तो पूरा हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आपका अगर चैप्टर रह गया है, नहीं देख पाए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल मिल जाएगी, पूरे टॉपिक वाइज आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं भाई। उससे पहले आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक कर दो, उसके बाद हम भाई अपना काम शुरू करते हैं। आप अपना पहले काम कर दीजिए, उसके बाद मैं अपना काम तो करूंगी ही करूंगी, इसीलिए तो मैं आई हूँ। लाइक कर दिया सबने, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स में, जो भूल गए, स्किप कर गए माइंड से कि भाई आज एमसीक्यू होना है, तो उन्हें याद आ जाएगा, तो वो भी सेशन ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ जो है कमेंट में आंसर करेंगे, जो मेरे क्वेश्चन पूछती जाऊंगी सामने जो है। स्टार्ट करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल इन। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड पर्पस से आई थी। किस पर्पस से आई थी? मैं बहुत अच्छे से पता है, ट्रेड के पर्पस से आई थी। बट जब उन्हें लगा कि ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, तो भाई कुछ ना कुछ चालाकियां, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, राजनीति तो करनी ही पड़ेगी, दिमाग तो चलाना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से चलाया भी। और बेसिकली सब उनके बोलते ना, जाल में फंसते भी चले गए, उनकी चालाकियों में फंसते भी चले गए। हमने बहुत अच्छे से चैप्टर सेकंड में देखा है, ट्रेड टू टेरिटरी में। वहीं से भी स्टार्टिंग का ही आपका शुरू होता है। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कि स्टार्टिंग ही यहीं से थी कि मुगल एम्परर ने क्या करा था भाई, बंगाल का दीवान बना दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बट बनाया कब था वो आपको मुझे बताना है, तो बताइए 1760 में बनाया गया था, 1762 में बने थे, 1764 में, या 1765 में? इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू हैव टू आंसर इट। एटलीस्ट ट्राई, कोई बात नहीं, गलत सही डजंट मैटर, एटलीस्ट ट्राई। देखो भाई, हमने पढ़ा था किसको बनाया था, वो लीडर कौन थे भाई जिनको बनाया गया था, वो भी नाम अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। और कौन से बैटल के बाद ये शुरू हुआ था? बड़ा ही फेमस बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी। था कि नहीं था? याद आया अब? उसमें रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे। किससे लड़ाई हुई थी? सिराजुद्दौला से। वो बात और है कि चालाकी करी भाई, चालाकी तो करते ही हैं, और जीत गए। बट उसके बाद क्या मिल गई इनको? बंगाल की दीवानी मिल गई। वो कब मिली, ईयर आपको बताना है भाई। वो मिली थी हमें 1765 में। कब मिली थी दीवानी? हमें 1765 में। हमें नहीं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को। हमें मिलती तो फिर तो हमारे ही हो जाता भाई, इन्हें मिली है। बड़ी मेहनत की ना इन्होंने, चालाकी वगैरह करी, दिमाग लगाया, तो दिमाग के बदले दीवानी मिल गई। उसमें क्या है, बढ़िया पैसा ही पैसा, पैसों के कारण बढ़िया उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, ट्रेड अच्छा चल रहा था, उनके फोर्ट वगैरह का जो निर्माण चल रहा था वो भी बढ़िया चल रहा था, सारी चीजें मैनेज हो पा रही थी, जो पैसे आ रहे थे बंगाल में। आया समझ में? तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी। कितने लोगों का आंसर डी सही है? जिसका सही है वही कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, आपने अच्छे से समझा है। जिसका नहीं है कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया है। आगे बढ़े, चल। In which of the following states about 10 million people were killed in the terrible famine of 1770? कौन सा ऐसा स्टेट था, कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे लगभग 10 मिलियन लोग भुखमरी से भाई मारे गए थे? भुखमरी से 1770 में लगभग लोग 10 मिलियन लोग मारे गए थे। कौन से स्टेट की बात है बताइए? क्या ये बंगाल की बात है, पंजाब है, बिहार है, या उड़ीसा है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। याद करो,
हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, पूरी प्रोसेस पढ़ी थी कि भाई ये लोग लैंड को लेके, एग्रीकल्चर को लेके ज़बरदस्ती चीपर रेट में, कि भाई चीप से चीप रेट में हम ये है यहाँ के जो ट्रेडर्स है, जो फार्मर्स है, पीजेंट्स हैं, उनसे चीप रेट में अनाज खरीदें, प्रोडक्ट्स या चीज़ें खरीदें और बेचे बाहर। ठीक है, आर्टिसंस हमने देखा था, हमने जो पीजेंट है उनको देखा था, जो कल्टीवेटर्स हैं, है ना। बट जब उन्हें परेशानी हुई कि हमारा तो नुकसान हो रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमें प्राइस क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। ये लोग जितना से जितना कम हो सके भाई इतने प्राइस में जो है सामान खरीदना चाह रहे थे और अपनी कंट्री में बेचते थे। ठीक है, तो कहाँ हुआ था इतना ज्यादा फेमाइन, जो मतलब बेसिकली भुखमरी फैली थी, कहाँ हुई थी, जिसके कारण कितनी सारी जनता, ये हुआ था हमारा बंगाल में। कहाँ हुआ था, ये हमारा हुआ था बंगाल में। काफी सारी जनता यहाँ पे भाई सफाया हो गया था। क्यों, भुखमरी यार, भुखमरी के कारण, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। In which state the weavers created कलमकारी print in cotton cloths? हमने क्या देखा था, प्रिंट देखे थे, किसके थ्रू देखे थे, वो कौन से प्यारे से कलर के थ्रू देखे थे, चलो वो तो अभी डिस्कस हम करेंगे, उसके बारे में हमने इतना पढ़ा है। तो कलमकारी प्रिंट का कंपटीशन, हमने 2 प्रिंट देखे थे, है ना। मैं बोल भी रही थी कि कपड़े मत खरीदने चले जाना भी उठ के, कि ये प्रिंट का मुझे भी कपड़ा लेना है, इस कलर का बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कलमकारी प्रिंट वो कौन से स्टेट का था, इंडिया का भी था ना, एक तो हमने बाहर का देखा था। यूज भले इंडिगो हमारे यहाँ का हुआ था, बट हमने इंडिया का भी देखा था। तो इंडिया में कौन से स्टेट का ये कलमकारी प्रिंट हमने देखा था, कलमकारी बताइए। उड़ीसा का था, मध्य प्रदेश का था, आंध्र प्रदेश का था या बंगाल का था, बताओ। यू हैव 10 सेकेंड्स, जल्दी 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 जल्दी। पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और जो डायरेक्टली यहाँ आया है तो बोलेगा मैम समझ में ही नहीं आ रहा। अंडरस्टूड है भाई, कैसे आएगा जब आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, तो एकदम से कैसे आएगा, नहीं आ सकता। ये कोई वैसी चीज तो है नहीं कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ आपको रिसोर्सेज, तो थोड़ा बहुत आपको पता है कि पॉल्यूशन क्या होता है, ये सब जो आपको पता है। बट ये चीजें जब तक पढ़ोगे नहीं तो अचानक से तो कुछ भी आंसर तुक्का नहीं करना है ना, मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू वाला खेल नहीं है। ओके, सो क्या करिए, मैंने बताया ना प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर अवेलेबल है, आप बिल्कुल जाइए, पूरा चैप्टर देखिए, बहुत अच्छे से समझाया है। और यहाँ ये आंसर आपके पूरे, आपको जितने भी क्वेश्चन है उतने से उतने पूरे मिलेंगे। चलो ठीक है, कहाँ था भाई ये, सी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे था कलमकारी प्रिंट, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। हु वॉज विलियम मॉरिस? विलियम मॉरिस कौन थे? विलियम मॉरिस का नाम हमने सुना था ना, जब एक पेंटिंग बनी थी, ये भी मतलब पेंटिंग बोल रही हूँ, प्रिंट बना था यही वाला, जैसे कलमकारी प्रिंट है वैसे एक और कॉटन कपड़े का प्रिंट था। ठीक है, किसने बनाया था, वो मॉरिस ने बनाया था। तो मॉरिस वैसे थे कौन, हमने उनके बारे में और भी चीजें पढ़ी थी कि वो और भी कुछ थे। वो फेमस एक्टर थे क्या, फेमस क्रिकेटर थे, फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट थे, या फेमस साइंटिस्ट थे, बता। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है, एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, मैं एक एक लाइन, इसलिए मैं मतलब इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसमें से। अब जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मेरा तो पढ़ाना बनता है ना, मेरी पहले ड्यूटी पूरी करूं, फिर आप लोग अपनी ड्यूटी पूरी करिएगा। भाई वो थे फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट, सी हमारा आंसर हो जाएगा, फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट है विलियम मॉरिस। आगे बढ़े, चलो। Between 1783 to 1789 the production of indigo in the world, 1783 से लेके 1789 के बीच में जो प्रोडक्शन था, किसका प्रोडक्शन था भाई, इंडिगो का, उसमें क्या बदलाव आए? क्या वो भाई फेल बाय हाफ हुआ, बिकम लार्जर हुआ, वॉज नॉट इनकरेज, या बिकेम ए प्रॉफिटेबल बिजनेस? भाई प्रॉफिटेबल हुआ या उसको इंकरेजमेंट मतलब आगे नहीं बढ़ाया गया, या अच्छा बड़ा हो गया, या लगभग आधा हो गया, ये बता दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, ए बी सी या डी। चलो ऐसा तो चलो कुछ भी नहीं था, ये मैं ऑप्शन आपकी हेल्प के लिए सी ऑप्शन एलिमिनेट कर देती हूँ। नाउ रिमेनिंग है ए बी या डी, बताओ। इंडिगो के बारे में हमने बहुत अच्छे से सब पढ़ा, इतना अच्छे से पढ़ा है कि इंडिगो वो ब्लू रिबेलियन वगैरह क्या उसके बाद दिक्कत आई, शुरू से लेके आखिरी तक का इंडिगो की क्या भाई डिमांड थी, कितना फेमस था, ऐसा वैसा हर चीज पढ़ी है। ओके पढ़ी है ना। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा भाई, फेल बाय हाफ, आधा लगभग गिर गया था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अ फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल, एक ऐसा वेसल जिसमें फर्मेंटिंग और स्टोरेज कर सकते हैं, वो कौन सा वेसल था?
याद है हमें जब इंडिगो की प्रोसेस पढ़ रहे थे, इंडिगो जो प्रोड्यूस होता है कैसे बनाया जाता है, तो हम इंडिगो की प्रोसेस पढ़ रहे थे। जब हम इंडिगो की प्रोसेस पढ़ रहे थे तो भाई हमने एक टर्म बार बार आ रहा था, क्या वो बीघा आ रहा था, महल आ रहा था, वाट आ रहा था या बकेट आ रहा था। अब तो देख के याद आ ही गया होगा कि क्या आ रहा था, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो इतनी भी हेल्प कर दी कि जब हम इंडिगो का प्रोसेस पढ़ रहे थे कैसे बना जाता है, तो तब वो टर्म बार बार आ रहा था। तो वो टर्म क्या था, बीघा नहीं भाई, ये तो हम एग्रीकल्चर उसके पढ़ रहे थे। महल भी नहीं भाई, बकेट हो सकता है या वाट हो सकता है, ये बता दीजिए, क्योंकि स्टोर कर सकते बकेट में। ठीक है, चलो सी या डी, हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या बोलेंगे, वाट। हम बार बार पढ़ रहे थे ना, वाट वाट ऐसे करके, याद आया। चल, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट हु वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें कि परमानेंट सेटलमेंट आया था कि स्थायी सेटलमेंट आया था, जिसमें ये था कि बिल्कुल परमानेंट रेवेन्यू, ठीक है, उसमें जमींदार्स को ड्यूटी दी गई थी कि आप क्या करिए। आपको पता है ना क्या ड्यूटी दी गई थी, रेवेन्यू वगैरह देने की, सब करने की, जमीन की देखरेख करने की। तो वो किनको जमींदार बनाए गए थे, मतलब जैसे मैं हूं, मुझे अब जमींदार बना दिया गया। तो मैं पहले कौन थी, क्या मैं पहले राजा या तालुकदार हुआ करती थी, या मैं ब्रिटिश ऑफिसर्स थी, विलेज हेड थी, या रिच फार्मर्स थी। मतलब जिन्हें भी जमींदार बनाया गया तो वो पहले क्या थे, उसके बाद उन्हें जमींदार का काम दिया गया। बट वो पहले काम क्या करते थे, क्या वो राजा या तालुकदार थे, क्या वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, विलेज हेड थे, या रिच फार्मर्स थे। बताओ फटाफट से। आई गेस ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे, है ना, उन्हीं का सब चल रहा था तो वही जमींदार बने बैठे होंगे, या विलेज हेड हो सकते हैं ना। रिच फार्मर तो फिर भी नहीं लग रहे मुझे, विलेज के जो हेड होंगे उन्हें जमींदारी का काम दे दिया होगा, भाई हेड है। राजा है, तालुकदार। चलो देखते हैं कि आप लोगों का क्या उत्तर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, बता दीजिए फटाफट से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, राजाज एंड तालुकदार्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कंफ्यूजन तो नहीं। चलो, जमींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डैश फ्रॉम पीजेंट। जमींदार का काम क्या था, जमींदारों को भाई रखा था तो कुछ तो काम दिया होगा ना, ऐसे ही थोड़ी दिया होगा। तो वो काम क्या था, मतलब वो पीजेंट से क्या कलेक्ट करने का काम करते थे, क्या वो रेंट कलेक्ट करते थे, गुड्स कलेक्ट करते थे, फूड कलेक्ट करते थे, या मनी कलेक्ट करते थे, बताओ। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बार बार रिपीट करके पढ़ा है। ये सारी चीज किसके अंदर है, ये परमानेंट सेटलमेंट के अंदर हमने पढ़ी थी। बताओ फटाफट से कि क्या काम दिया गया था भाई जमींदार्स को। क्या रेंट था, गुड्स कलेक्ट करते थे, फूड कलेक्ट करते थे, या मनी कलेक्ट करते थे। रेंट कलेक्ट करते थे, क्या काम था, रेंट कलेक्ट करते थे। और भाई किनको, ब्रिटिशर्स को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको रेवेन्यू देने का काम करते थे। ठीक है, यहां से रेंट कलेक्ट करा, वहां से रेवेन्यू दिया। आया समझ में। चल आगे बढ़ते, आपका आंसर हो जाएगा ए। Who was the governor of the Madras in 1890? गवर्नर कौन थे मद्रास के, मद्रास के गवर्नर कौन थे 1890 में, बता दीजिए कृपया करके। थॉमस मुनरो थे, फ्रैंकलिन थे, जैकब स्मिथ थे, या हॉल्ट मैकेंजी थे, बताओ। चलो मैंने आपकी हेल्प के लिए ये हटा दी, चलो बी और सी हटा दी, क्योंकि हमने चैप्टर में नाम नहीं सुने। हमने चैप्टर में इनमें से दो नाम सुने, एक थॉमस मुनरो सुना है, एक हॉल्ट मैकेंजी सुना है। तो आप बता दीजिए कि इन दोनों में से कौन थे, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। नहीं जल्दी नहीं, सोचिए, आराम से दिमाग लगाइए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जल्दीबाजी में काम खराब होता है ना, बट इतना भी टाइम मत लगाइए कि मैं खड़ी रह जाऊं यहाँ पे आधा एक घंटा, नहीं ना। चलो, क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा भाई थॉमस मुनरो। कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास के, थॉमस मुनरो। देखा नहीं, साउथ में उन्होंने एक नया सेटलमेंट लेकर आए थे जिसमें चेंजेस हुए थे, याद करो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आगे बढ़े। What are commercial crops? कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं, कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड, यानी मतलब बेसिक पैसा, अर्निंग पर्पस, मनी।
मनी अर्निंग मतलब जहाँ पे बस पैसा, पैसे के लिए जो चीजें करी मतलब ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती, तो क्या बोलेंगे उसको? कमर्शियल कल्टीवेटेड फॉर टैक्स पेइंग, ऐसी क्रॉप्स मतलब सॉरी ऐसी क्रॉप्स जो कल्टीवेट की जाती है टैक्स पे करने के लिए, या क्रॉप्स कल्टीवेटेड फॉर ओन यूज, खुद के यूज के लिए, क्रॉप्स कल्टीवेटेड फॉर सेल, या नन ऑफ दीज। अगर आप समझो तो भाई टैक्स पे करने के लिए क्रॉप्स कल्टीवेट करना तो एक कमर्शियल पर्पस में नहीं आएगा, खुद के यूज के लिए भी कमर्शियल पर्पस में नहीं आएगा, बट कमर्शियल पर्पस में कब आएगा? मतलब ट्रेड पर्पस। और ट्रेड में क्या चलता है? ट्रेड में एक ही चीज चलती है ना, हम ये देखते हैं, बाय करना और सेल करना। भाई ट्रेड में खरीदना और बेचने का काम चलता है, गलत बोल रही हूं क्या? ट्रेड में क्या काम चलता है? ट्रेड में खरीदने और बेचने का काम चलता है, तो भाई उसी को हम बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। दैट मीन्स ऐसी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है जिनका पर्पस यही है कि उन्हें बेचा जाएगा और पैसे कमाए जाएंगे, तो क्रॉप्स कल्टीवेटेड फॉर सेल। आया समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़े, चलो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्या आपने अभी तक भाई लाइक कर दिया? और 10 में से 10 किसके आ गए बता दो, जितने भी है वो भी बता दो और लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। शेयर करना भूल गए हो तो भाई ये भी कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट से। 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाली निभा ली है, और ये किस किस के कितने आए ये आपको बताना है। बता दीजिए फटाफट से कॉमेंट। आगे बढ़ते हैं। मॉरिस कॉटन प्रिंट वॉज इन्वेंटेड बाय, मॉरिस कॉटन प्रिंट है जो हमने देखा था वो किसके थ्रू इन्वेंट किया गया था, किसने इन्वेंट करा था? हमने 2 प्रिंट देखे थे ना, एक कलमकारी प्रिंट देखा था आंध्र प्रदेश का, एक हमने मॉरिस कॉटन प्रिंट भी देखा था। तो वो बनाया किसने था? क्या विलियम मॉरिस ने बनाया था, रॉबर्ट मॉरिस ने बनाया था, या जॉन मॉरिस ने बनाया था, या मॉरिस विल ने बनाया था? बताइए। सब में मॉरिस मॉरिस है, एक भी ऑप्शन ऐसा होता कि नहीं होता या कुछ भी तो थोड़ा लगता, बट सब में ही मॉरिस है, तो कैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो का ही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, गलत। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिन्होंने कोमल मैम की क्लासेस अटेंड नहीं किए। जाइए क्लास अटेंड करिए, ये करने की नौबत सिचुएशन आएगी ही नहीं। किसने करा था भाई बता दीजिए, ए बी सी या डी? क्या होगा हमारा आंसर? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा विलियम मॉरिस, ए हो जाएगा। ठीक है, ए विलियम मॉरिस ने लेकर आए थे भाई हमारा, मतलब उन्होंने कॉटन प्रिंट बनाया था। ठीक है, ये वाला एक था। एक किसने बनाया था? एक हमने देखा था आंध्र प्रदेश का कलमकारी प्रिंट। ठीक है, दूसरा हमने देखा था ब्रिटेन का जो विलियम मॉरिस ने बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते। What do you mean by the term plantation? प्लांटेशन जो टर्म है उससे आप क्या समझते हैं? रेयरिंग ऑफ एनिमल, प्लांटेशन का मतलब है एनिमल को पालना, रेयर करना। ठीक है भाई, देखते हैं। अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर, एक ऐसा फार्म जो ऑपरेट करते हैं प्लांटर। ठीक है भाई। अ लार्ज किंगडम, या एक बड़ा सा किंगडम। इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही ऐसे लग रहे हैं कि एनिमल, हम प्लांट जैसा वर्ड हम सुन रहे हैं, तो क्या एनिमल का प्लांटेशन से रिलेशन, क्या किंगडम का रिलेशन? ऑब्वियसली भाई ऐसा लैंड जिसमें प्लांटर, मतलब बड़ा लैंड प्लांटर के पास रहता है, ऑपरेट करते हैं वो, और उसमें अच्छी कोई फसल, जैसे हमने देखा था ना राइस हो गया, नहीं हमने कॉफी वगैरह देखा था, राइस, ये सारी चीजें देखी थी, इंडिगो, ये सब क्या है? प्लांटेशन। ठीक है, तो लार्ज फार्म, अच्छा बड़ा फार्म चाहिए रहता है जिसके लिए, और प्लांटर ऑपरेट करता है, वही टर्म का मतलब होता है प्लांटेशन। आया समझ में? आगे बढ़े, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलो। What happened in 1770 in Bengal so that 1/3 of the population was wiped out? 1770 में बंगाल में ऐसा क्या हुआ था कि 1/3 पॉपुलेशन का सफाया हो गया था? क्या हुआ था भाई ऐसा कि 1/3 जो पॉपुलेशन है लगभग खत्म हो गई थी? बताइए कृपया करके क्या हुआ था? The British shipped a lot of local to Britain and they met with an accident. The Robert Clive had to wage a battle with the locals and killed many. The British and the French had a war in Bengal and many were killed. Due to a terrible famine, 10 million people in Bengal were wiped out. बता दीजिए कौन सा सही है? क्या भाई ब्रिटिश की जो शिप है वो जो लोकल ब्रिटेन है उनके मतलब एक्सीडेंट हो गया था इसलिए भाई लोग इतने मरे थे, या रॉबर्ट क्लाइव की कुछ बैटल हुई थी तो इसीलिए भाई इतने लोग मर गए थे, या ब्रिटिश और फ्रेंच का कोई वार हुआ था बंगाल में तो इसलिए इतने लोग मर गए थे, या भुखमरी के कारण इतने लोग मर गए थे? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या हुआ था हमें पता है बहुत अच्छे से कि एक टेरिबल फैमाइन आया था जिसमें 10 मिलियन पीपल इन बंगाल वर
किल्ड मतलब वाइप्ड आउट, मतलब इतने लोग मारे गए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बिना सोचे समझे, क्यों, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो हमने जब देखा कि इतने लोग फेमाइन के कारण लोग मरे थे तो याद आ गया होगा फटाक से कि इतनी दिक्कत हुई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़े, चलो। What do you mean by निज एंड रेवती? निज और रेवती से क्या समझते हैं, क्या है ये निज एंड रेवती? हमने बहुत अच्छे से इनका अलग अलग प्रोसेस, इनका अलग अलग जो है रोल जाना था। तो इनका रोल किस में है? द टू मेन ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ इंडिगो, मतलब इंडिगो के ऐसे ट्रेडिंग सेंटर्स जहां पे मतलब इंडिगो की ट्रेडिंग चलती है, ऐसे सेंटर्स निज एंड रेवती। चलो देखते हैं। The two main areas where indigo was cultivated in India, कोई जगह होगी इंडिया में जहां पे इंडिगो कल्टीवेट किया जाता होगा, तो कोई एरिया का नाम होगा निज एंड रेवती। The two important system of indigo cultivation, या दो कोई इंपॉर्टेंट सिस्टम है जैसे इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए, या टू मेन सेट्स ऑफ जमींदार्स, या जमींदार्स के दो सेट हैं, बता दीजिए। चलो ये तो नहीं लग रहा कि क्या है जमींदार का सेट। जमींदार क्या कोई कपड़ा है क्या? बताइए। ए, बी या सी, मैंने एक ऑप्शन आपके लिए एलिमिनेट कर दिया है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। एरिया, हमने निज एंड रेवती नाम का तो कोई एरिया नहीं सुना, तो ए और सी में से बताओ क्या है। निज एंड रेवती के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ट्रेडिंग सेंटर्स है क्या, या इंपॉर्टेंट सिस्टम है इंडिगो कल्टीवेशन के, मतलब कोई ट्रेडिंग सेंटर है या इंडिगो कल्टीवेट करने का कोई सिस्टम है, तरीका है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तरीका है, ये सिस्टम है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिगो कल्टीवेशन का मतलब सिस्टम है, मतलब तरीका है कि कैसे कल्टीवेट किया जाता है, एक निज तरीके से और एक रेवती तरीके से, मतलब एक तरीका है। आगे बढ़े, क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर है सी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। What is बीघा? ये बीघा से आप क्या समझते हैं? 10 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन, तो ये बीघा बीघा क्या है? ये कोई भीगा हुआ नहीं है, ये बीघा है, भीगा नहीं, भीगा। ठीक है, बीघा, बी, भी नहीं, बी। ठीक है, चलो वो तो प्रोनाउंसिएशन हम बाद में देखेंगे। आंसर बता दीजिए, क्या ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर है? टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट है, यूनिट ऑफ कैपेसिटी है, या यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, या नन ऑफ दीज? हमने क्या देखा था भाई जमीन से रिलेटेड कि मेजर कैसे करते हैं, कि 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, दैट मींस ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मतलब मेजर करने का एक तरीका, एक यूनिट जिसको हम बोलते हैं बीघा। आया समझ में? चलो। Why was there a popular demand for Indian indigo in Italy, France and Britain? क्यों इतनी ज्यादा इंडिगो की पॉपुलर डिमांड थी? पॉपुलर डिमांड कहाँ थी भाई? Why there were popular demand for indigo, Indian indigo in Italy, France and Britain? देखिए ध्यान रखना, इंडियन इंडिगो की बात हो रही है, ये इंडिगो इंडिगो इंडिया में कंफ्यूज मत होना, इंडियन इंडिगो की बात हो रही। तो क्यों इतना फेमस था, क्या रीजन था? जबरदस्ती में फेमस था, कुछ तो खास बात होगी, और वो खास बातें हमने अच्छे से देखी। देखते हैं हमारे ऑप्शन में वो बातें हैं कि नहीं। India was the biggest producer of indigo and no other country produced indigo. There was a ban on indigo import in other countries. Indigo imports were tax free. Indigo was used to dye cloth and there was a huge demand. अब बताइए क्या होने वाला है? क्या इंडिया हमारे इंडिगो का जो है बिगेस्ट प्रोड्यूसर था और कोई कंट्री प्रोड्यूस नहीं करती थी इंडिगो, तो शायद इसलिए इंडिगो की इतनी ज्यादा डिमांड थी? ऐसा है क्या? There was a ban on indigo import in other countries, या और भी कोई कंट्रीज में क्या है बैन, जो इंपोर्ट इंडिगो को इंपोर्ट करना बैन कर रखा हो, तो जब बैन कर रखा है तो इसलिए इतनी डिमांड है कि मतलब जिस चीज को मना कर रहे हैं हम उसी की डिमांड करेंगे, ऐसा है क्या? चलो ये तो सोच के भी नहीं लग रहा। नाउ इंडिगो इंपोर्ट्स वर टैक्स फ्री, इंडिगो के इंपोर्ट जो थे टैक्स फ्री थे, मतलब फ्री में है तो इसलिए इतनी डिमांड थी कि यार बढ़िया से फ्री में मिल रहा है, वो बात अलग है, यूज हो ना हो बस फ्री में मिल रहा है, मतलब फ्री में मिल रहा है तो यूज हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, ये भी कुछ सेंसिबल नहीं लग रहा है। क्या इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर थी इसीलिए ये रीजन था, या जो इंडिगो है वो डाई करने के, क्लॉथ को डाई करने के लिए काम आता था और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर मिलता था, फ्रेश एंड रिच, इसीलिए इसकी इतनी ज्यादा डिमांड थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, कि इंडिगो वॉज यूज टू डाई क्लॉथ एंड देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड, और बहुत ज्यादा डिमांड थी क्योंकि अच्छे कलर, इससे रिच ब्लू कलर मिलता था जो कि बहुत ही प्यारा सा लगता था। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा कि इतनी ज्यादा डिमांड इसीलिए थी। आगे बढ़े, चलो अभी ये बताओ आप लोग ने लाइक करा अभी तक भी कि नहीं करा? 16 क्वेश्चन हमारा एंड हो गया है, 17 पे हम पहुंच रहे हैं। लाइक नहीं करा तो फटाफट से कर दीजिए।
महलवारी सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय, ये जो महलवारी सिस्टम आया था ये कौन लेकर आया था? अच्छा ये बताओ, ये महल जो वर्ड है इसका मतलब क्या था? हमने देखा था ये जो महल है इसका मतलब क्या था? क्या इसका मतलब पैलेस था, इसका मतलब विलेज था, या इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट था? बताओ। महलवारी सिस्टम कौन लेकर आए थे? टॉमस मुनरो लेकर आए थे, हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए थे, चार्ल्स कॉर्नवालिस लेकर आए थे, या रॉबर्ट क्लाइव लेकर आए थे? बताओ फटाफट से, कौन कौन लेकर आया था? कोई ना कोई तो लेकर आया था, बिना लाए तो अपने आप आएगा नहीं कि बिल्कुल नेचर से हमें मिला है। बताइए। थॉमस मुनरो लाए थे, हॉल्ट मैकेंजी लाए थे, चार्ल्स कॉर्नवालिस लाए थे, या रॉबर्ट क्लाइव लाए थे? चलो मैं आपकी हेल्प के लिए रॉबर्ट क्लाइव हटा देती हूँ, इनका रोल नहीं है, इनका रोल नहीं है। अब बचे 3, ए, बी या सी। हमने थॉमस मुनरो नाम भी सुना था, हमने हॉल्ट मैकेंजी भी सुना था, चार्ल्स कॉर्नवालिस भी सुना था। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है महलवारी सिस्टम क्या होता है, इसको भी बहुत अच्छे से समझा है। परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था ना हमने अच्छे से महलवारी सिस्टम के बारे में। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी लाए थे। ठीक है, कौन लेकर आए थे? हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए थे महलवारी सिस्टम को। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, हॉल्ट मैकेंजी MA और MA है ना, महलवारी में भी M आ रहा है, हॉल्ट मैकेंजी में भी MA आ रहा है, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। महल को क्या बोलते हैं? विलेज को नाम दिया था इन्होंने। किसको बोलते थे भाई? विलेज को इन्होंने नाम दे दिया था महल। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, from among the regions mentioned below, which region introduced the Mahalwari settlement system in 1822? ये जो रीजन हमें दिए हैं, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहाँ पे महलवारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था? कहाँ पे भाई महलवारी सिस्टम 1822 में इंट्रोड्यूस हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, मद्रास में हुआ था, बिहार में हुआ था, या उत्तर प्रदेश में हुआ था? बताओ जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलो बॉम्बे में तो हमने पढ़ा नहीं, बॉम्बे के बारे में ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं। मद्रास, बिहार और उत्तर प्रदेश हमने जरूर पढ़ा है चैप्टर में, तो बताओ भाई। ऑप्शन एलिमिनेशन भी ट्राई करा करो। कई बार मैंने बताया ना कि चैप्टर में कुछ जो ऐसे सुने हुए वर्ड नहीं लगते कि यार ये नाम तो सुना नहीं, ये जगह तो सुनी नहीं, तो इसको तो सबसे पहले हटाओ। बाकी जो सुने हुए उन्हें रखो, फिर दिमाग लगाओ, बट एटलीस्ट बाकी तो एलिमिनेट करो। काफी हेल्प हो जाती है एलिमिनेशन मैथड से। और मैथ्स में रहता है ना एलिमिनेशन मैथड, रहता है कि नहीं रहता? पढ़ा होगा आप लोगों ने, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को करते हैं, तो भाई एलिमिनेशन मेथड। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार या मद्रास में? कहाँ पे हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? 1822 में महलवारी सेटलमेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़े। चल, growers of wood in Europe saw crop as competition to their earning। जो ग्रोअर्स थे वोट के, उन्होंने क्रॉप को कंपटीशन के तौर पे देखा था। हम इसको यहां लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सॉ विच क्रॉप, इसको विच कर दो। ठीक है, विच लगा दो तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा कि भाई जो ग्रोअर थे किसके वोट के, उन्होंने कौन सी क्रॉप को अपना कंपटीशन, मतलब एक देखा था कि भाई इसके कारण हमें दिक्कत हो सकती, कौन सी क्रॉप थी? क्या वो टी थी, रबर थी, इंडिगो थी, या कॉफी थी? बताओ। ग्रोअर ऑफ वुड इन यूरोप सॉ विच क्रॉप एज कंपटीशन, कौन सी क्रॉप को एज कंपटीशन देखा था? बताओ फटाफट से। टीथ है, रबर, इंडिगो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। किसके था भाई? इंडिगो का था। कौन थी कंपटीशन जो फील हो रही थी? इंडिगो, क्योंकि जो वोट का कलर था उसका भी ब्लू, लगभग वो वायलेट ब्लू कलर का देता था कलर डाई, और जो इंडिगो था वो अच्छा ब्लू कलर देता था। तो बट इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी, बहुत प्यारा कलर वो देता था, और इसके कलर में थोड़ा सा पेल और डल सा लगता था, मतलब कलर आ जाता था बट वो फ्रेशनेस नहीं आती। जैसे होता है ना, मम्मी लोग के साथ जाते हो तो मम्मी लोग के तो आपने देखे ही कितने ज्यादा, मतलब एक चीज के लिए भी 100 कपड़े खुलवा लेती शॉप वाले से, नहीं इसका कलर डल है, इसका कलर ऐसा है वैसा है, ऐसे करके मम्मी का चलता रहता है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा भाई सी, क्योंकि इंडिगो का कलर कैसा था? बहुत ही बढ़िया था। आया समझ में? आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 20। इंडिगो प्रोडक्शन केम डाउन इन बंगाल इन, इंडिगो का जो प्रोडक्शन है कब डाउन आया बंगाल में, कब डाउन हो गया? बता दो। इंडिगो के बारे में इतना पढ़ा हुआ है ना कि अच्छे से पता रहता ही है। 1850 में हुआ था, 1852 में हुआ था, 1855 या 1859 में हुआ था? कृपया करके उत्तर दे दीजिए। इंडिगो का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट, इन दो से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्या सेटलमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के बनते हैं। ठीक है,
अब आपको ये बताना है, फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं कि इंडिगो का जो प्रोडक्शन है कब डाउन आया था बंगाल में, बताओ क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कब डाउन आया था भाई, 1859 में डाउन आ गया था। 1859 में बहुत ज़्यादा जो है पूरा लगभग खत्म सा होने लग गया था, मतलब डाउन आ गया था। क्यों? क्योंकि परेशान हो गए थे जो कल्टीवेटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्हें ऐसा लगता था जितनी हम उसके लिए काम कर रहे हैं उतनी प्राइस हमें पे हो ही नहीं रही है, और लोन साइकिल में तो हम फंसे हुए हैं। तो इस टाइम पे भी मतलब ये दिक्कतें आई, परेशानी और भी जो दिक्कतें थी, जिसके कारण जो है बंगाल में 1859 में इंडिगो का जो प्रोडक्शन है कम हो गया था। How much proportion of indigo was imported from India by Britain in 1810? 1810 में जब इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन, क्या इंडिगो, भाई हमारा इंडिगो इंपोर्ट किया जाता था, कितना परसेंट लगभग था 1810 के टाइम, मतलब कितना, जो इतनी डिमांड थी या नहीं थी उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि कितना परसेंट जो है ब्रिटेन इंपोर्ट करता था इंडिगो, मतलब कितनी नीड होगी इनको इंडिगो की। क्या 75% था, 95% था, 90% था, या 85% था? मैंने बोला था आपको पहले कि इंडिगो से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताओ फटाफट क्या होगा हमारा उत्तर। 75, 95, 90 या 85? आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्लास के हमारे जो है एग्जाम्स के परसेंटेज है ना, 95 तो बहुत अच्छा लग रहा है सोच के, है ना, अच्छा लग रहा है ना 95? चलो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर भी 95 है। 95 इतना हाईएस्ट है, अच्छा लग रहा है सब में, तो 95%, मतलब 95% तक का जो इंडिगो था वो ब्रिटेन इंपोर्ट करता था इंडिया से, इतनी ज्यादा डिमांड थी। आया समझ में? अब 95% याद रहेगा ना कि कितना बढ़िया था, पर कब वो 1810 में, ये ध्यान रखना 1810 में, ठीक है। आगे बढ़े, चल। गांधी जी विजिटेड चंपारण। गांधी जी चंपारण क्यों विजिट करा था? गांधी जी ने चंपारण में क्यों विजिट करा था? क्या ऐसी नीड पड़ गई जो गांधी जी को चंपारण जाना पड़ा? क्या उनका घूमने का मन था, या कुछ परेशानी देखने गए थे, या कुछ उनका कुछ सभा थी इसलिए गए थे? देखते हैं। To see the plight of indigo planters in Champaran, to see the progress of indigo plantation, to see the managing system of company, none of the above. क्या वो वहां पे जो हालत हो रही थी, जो भाई इंडिगो प्लांटर्स की जो भी कह सकते हैं उन्होंने जो अत्याचार वो कर रहे थे, जो परेशान कर रहे थे, वो किनको, कल्टीवेटर्स को, जो अपनी मनमानी तरीके से चीजें करवा रहे थे, क्या वो देखने गए थे कि कितना अत्याचार दुराचार हो रहा है? किनके साथ भाई? रेवती के साथ, रेवत्स के साथ, कल्टीवेटर के साथ। कौन कर रहा था? प्लांटर्स। क्या ये देखने गए थे, या ये देखने गए थे कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है, भाई मैं जरा देखूं प्लांटेशन की प्रोसेस, जो प्रोग्रेस कैसे चल रही है, अच्छा खासा चल रहा है नहीं चल रहा है, या भाई कंपनी कैसे काम कर रही है, तो भाई ब्रिटिश कंपनी कैसे काम कर रही है नहीं कर रही, वो देखने गांधी जी क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? आप खुद ही सोचिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, टू सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण। ओके, आगे बढ़े। थोड़ा सा आप जब अदर ऑप्शंस देखते हो थोड़ा सोचा करो, तो आपको सेंसिबल लगेगा कि नहीं लगेगा? आप खुद ही सोचिए कि क्या कंपनी का सिस्टम, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम देखने गांधी जी जाएंगे? उनको क्या करना, वो कैसा काम करे, वो तो अगेंस्ट थे ना, तो वो क्या सिस्टम क्या करे, वो देखकर क्या करेंगे? वो जो भी करें अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट वो हमारा फायदा उठा रहे तो गलत है ना। फिर इंडिगो प्लांटेशन का प्रोग्रेस देखकर वो क्या करेंगे? ठीक है, वो तो जब पता है कि लोग परेशान हो रहे हैं, जो कल्टीवेटर्स ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं, उनकी जो मनमाना उनके साथ हो रही है ना, मानहानि कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या देखने जाएंगे? प्रोग्रेस पे ध्यान देने जाएंगे, यही देखने जाएंगे ना कि क्या अत्याचार कर रहे हैं प्लांटर्स किन पे? कल्टीवेटर्स। ठीक है, तो ऐसी सेंसिबल ऑप्शन देखा करो। In which year was the permanent settlement system started? कौन से ईयर में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ? अगर हम अभी एमसीक्यूज देख रहे हैं तो एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि इंडिगो से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, महलवारी सिस्टम, परमानेंट सिस्टम, सेटलमेंट, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लगभग घूम रहे हैं। दैट मीन्स ये टॉपिक्स क्या है? दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब हमें बताना है कि कब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। 1900 में स्टार्ट हुआ था, 1885 में स्टार्ट हुआ था, 1890 में स्टार्ट हुआ था, या 1793 में स्टार्ट हुआ था परमानेंट सेटलमेंट? बताओ। चलो मैं आपकी हेल्प के लिए हटा देती हूँ, 1900 और 1885 हटा देती हूँ। 1890 बताइए या 1793 में स्टार्ट हुआ था? वही मैंने बोला ना, कॉमन सेंस, थोड़ा सा सेंसिबल बनो, थोड़ा सा यूज करो दिमाग की। कब थोड़ा सा भी रिलेट करके भी चलोगे ना कि एक आध डेट गलत भी याद हो आसपास का, तो उससे भी आंसर मिल जाता है। 1890 तो थोड़ा फिर भी लेट हो जाएगा, ये इतना
उनका तो कब से शुरू हो गया था काम आना भाई, वो लोग तो कब से आके अपना जो है अपनी मन मर्जी शुरू कर दिया था उन्होंने, तो 1900 भी लेट ही हो जाएगा। बताओ फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The लाठी wielding strong men maintained by the planters are, जो लाठी wielding strong men थे, जो लाठी वगैरह रखते थे, ठीक है, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, वो हमने देखा था वो औरतें भी किचन के भांडे बर्तन लेकर आ गई थी, मारने के लिए परेशान हो गए थे, है ना, कितना ज्यादा मतलब तलवार मतलब चाकू वाकू लेके तैयार थे कि बस आओ तुम। और जैसे उनके जो आते थे वो जो हमने देखे थे जो पैसा वैसा गोमास था, वो पैसा वो वसूल करने जो लेने के लिए तो पीट देते थे, आओ तो तुम रेंट लेना, तुमको तो हम पीट के भगा देंगे, इतना तुमने परेशान किया है, भेजो तुम अपने आदमी। तो डर से क्या रखे थे, किनको रखा था? लाठी जो रखते थे कौन थे वो, किनको रखा था बता दो। क्या वो रेउत्स थे? रेउत्स तो खुद कल्टीवेटर्स है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। अगर इतना हम कॉमन सेंस यूज करें जैसे कि मैं कह रही हूं तो ये पॉसिबल है। क्या वो पीजेंट थे, लाठियाल थे या वाट बीटर थे? बताइए। पीजेंट फार्मर भी क्यों होगा? लाठी जो रखते थे कौन थे वो? लाठियाल थे। वाट बीटर भी क्या करेगा वहां पे? वो तो ये तो जो है इंडिगो बनाने की प्रोसेस है, तो ये कहाँ आ जाएंगे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने? वो तो बनाएंगे, ठीक है भाई, वो भी बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा मतलब रिबेल करने भी आएंगे, बट अगर सेंसिबल उसका मतलब देखे तो लाठी विल्डिंग जो स्ट्रॉन्ग मैन रखे हुए थे जिनको क्या बोलते हैं? सी लाठियर्स बोलते हैं। आया समझ में? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ने से पहले आपने ये कर दिया, रेड से लिख रही हूँ, बिल्कुल मैं रेड से लिख रही हूँ, क्या आपने लाइक कर दिया? लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, ये कर दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दो फटाफट से अगर आप भूल गए हो। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके काम के हैं, तो आप मेरे लिए मेरा काम तो कर दो, आप लाइक कर दो, ठीक है। क्या जाता है लाइक करने में, टीचर इतना एफर्ट डाल रही है तो आप भी लाइक कर दो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना। चलो जैसे मैं आपको मोटिवेट करती रहती हूँ हर तरीके से। Who among the following introduced the रेवतवारी सेटलमेंट सिस्टम? अब मालवारी, रेवतवारी ये सब परमानेंट, तो रेवतवारी सेटलमेंट इनमें से कौन लेकर आया था, किसने इंट्रोड्यूस करा था? क्या थॉमस मुनरो ने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, लॉर्ड डेलहाउसी ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था? बताओ। देखो मालवारी सिस्टम भाई जब हॉल्ट मैकेंजी ने किया था तो ये तो हो नहीं सकते, मैंने बताया ना एम तो ऐसे आपको याद हो गया होगा, तो हॉल्ट मैकेंजी नहीं है, लॉर्ड डेलहाउसी भी चलो नहीं है। अब बता दो क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस है या थॉमस मुनरो है? जल्दी जल्दी से बता दो, थॉमस मुनरो है या लॉर्ड डेलहाउसी? कौन हो जाएंगे भाई? थॉमस मुनरो हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। आया समझ में? कौन लेकर आया था रेवतवारी सेटलमेंट? अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक जैसा ऐसा करना है तो आप आर से ऐसे रेवतवारी, आर और लास्ट में मुनरो ऐसे करके ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे हॉल्ट मैकेंजी और माहलवारी सेटलमेंट का मैंने बताया तो सॉरी हाँ माहलवारी का ही बताया मैंने, तो क्या MA और उसका हॉल्ट मैकेंजी का भी MA, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि ये सेटलमेंट कौन लेकर आया था। माहलवारी तो आपको याद है हॉल्ट मैकेंजी ये नाम तो MA, ठीक है, और रेवतवारी में आर तो आपको थॉमस मुनरो, आर तो ऐसे आपको उससे याद आ जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी ट्रिक्स है, लगानी पड़ती है समझने के लिए चीज़ों को। आया समझ में? लाइक कर दिया? चलो इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चंस जो मैंने रखे थे MCQs के एंड होते हैं। आई होप बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इस चीज़ में। मतलब जो हम MCQ हमने सॉल्व करा, हमने एक बात बहुत नोटिस करी, मैंने भी आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताई। क्या बताई? कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया या माहलवारी सेटलमेंट हो गया, रेवतवारी सेटलमेंट हो गया, और इंडिगो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इनको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।